बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नजरें बार बार खुद से बहुत दूर बैठे उस बूढ़े शख्स की तरफ उठ रही थी। वो कब से जाल फैलाए बैठा हुआ था, लेकिन लगता तो ये था कि आज भी कोई मछली नहीं आएगी और पिछले 2 दिनों की तरह हम लोग भूखे ही सोएंगे। मैं बड़ी फिक्रमंदी से जाल लगाए हुए उस बूढ़े शख्स को देख रही थी, जो मेरा बाप है, जिसके कंधों पे एक कुंबे का बोझ है। लेकिन ना जाने क्यों हम गरीबों की किस्मत ही क्यों ऐसी होती है कि 2 दिन रिस्क मिलता है तो तीसरे दिन फिर वही फाके। राबिया बेटी, तुम घर चली जाओ, मैं कुछ देर और यहां बैठकर इंतजार करता हूं, शायद कोई मछली जाल में फंस जाए, बाबा ने मुझे परेशानी के आलम में कहा। क्योंकि रात होने वाली थी और बस्ती समंदर से कुछ फासले पे थी, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं बाबा को इस तरह छोड़कर जाऊं, लेकिन उनकी बात भी सही थी, क्योंकि समंदरी लुटेरे किसी भी वक्त हमला कर देते थे, फिर उनसे बचाव किसी भी तौर पर मुमकिन न था। मैंने अपना लाया हुआ जाल वहीं पे ही फेंका, फिर तेज कदम उठाती हुई बस्ती की जानिब जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। बार बार बाबा का ख्याल सता रहा था कि वो अकेले बैठे हैं, ना जाने आज भी कोई मछली जाल में फंसती है या नहीं। मैंने सोचा कि बड़ी सड़क से जाते हुए बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं नदी के साथ वाले रास्ते से होती हुई एक छोटे से जंगल में से गुजर जाती हूँ। वहां से बस्ती बड़ी आसानी से नजर आती है, इसलिए मैं आसानी से वहां पहुंच सकती हूँ। मैंने तेज तेज कदम उठाने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, ताकि कहीं किसी आसपास के बहरी लुटेरों को कहीं कुछ खबर ना हो जाए। जब मैं नदी से गुजर रही थी तो मुझे नदी में कुछ हलचल सी महसूस हुई। मेरा दिल एकदम से धक करके रह गया, क्योंकि नदी से कुछ फासले पे वाक़या इस जंगल में पत्तों की सरसराहट इतनी शदीद थी कि मैं चंद लम्हों के लिए साकत हो गई। मेरे कदम वहीं पे जम चुके थे, चलने फिरने की शक्कत जैसे बिल्कुल खत्म हो गई हो। मैं कुछ सोच रही थी कि चंद लोग, जो कि शायद तादाद में 3 थे, निहायत सेहतमंद जिस्म के मालिक, वो इस जंगल में से निकले और मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। उनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें थी। मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस घने जंगल में मुझे इस वक्त तन्हा अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। मैं कुछ और तो न कर सकी, लेकिन एकदम से एक दरख्त के पीछे छुपकर सब कुछ देखने की कोशिश करने लगी। लेकिन घना जंगल और फिर मुकम्मल तौर पर तारीकी की वजह से मुझे ज्यादा वाज़े तो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पैरों की नकलो हरकत से यह अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं दरख्त की ओड़ में छुपकर सब कुछ देख रही थी। उन तीनों में से एक, जो कदरे छोटे कद का था, वो नदी में बैठ गया। ये क्या कर रहा है? मैं परेशान होकर उधर ही मुसलसल देखे जा रही थी। नदी का पानी एकदम से उछलकर बाहर गिरने लगा। ओह, तो ये अंदर तैर रहा है, लेकिन ये तैर कर कहां जाएगा? मैं खुद ही सवाल और जवाब वाली सूरत हाल से गुजर रही थी। वो तैरता हुआ काफी आगे निकल गया, फिर एकदम से काफी दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर अपने दूसरे साथी को आवाज दी। वो भी पहले वाले की तरह नदी के अंदर तैर कर अपने उसी दोस्त के पास पहुंच चुका था, और तीसरे ने भी यही अमल दोहराया। मतलब कि ये अब वहां कोई काम करेंगे और फिर शायद वहां से बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन ये देखते हुए मेरी जान निकल गई कि वो तीनों बाहर नहीं निकले, बस वहीं से कहीं अंदर चले गए। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो लोग इस छोटी सी नदी के अंदर कहां चले गए हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं काफी देर तक वहां पर खड़ी रही, लेकिन वो तीनों मर्द दोबारा उस रात वापस नहीं आए। दूर कहीं ईशा की अजानें हो रही थी। ओह, इतनी देर हो गई। बस्ती में से कुछ मकानों में रोशनियां बुझा दी गई थी। इससे पहले कि बाबा मुझे यहां ढूंढते हुए आ जाएं, मैं तेज कदम उठाती हुई बस्ती की जानब चल पड़ी। जब मैं बस्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गई तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मुझे यह यकीन हो गया था कि वही डाकू मेरे पीछे आ गए हैं। मैंने जल्दी से कलिमा पढ़ा कि मौत तो बिल्कुल करीब आ गई है। इससे पहले कि मैं मजीद चलती, मैं आंखें बंद किए एक जगह पे खड़ी हो गई। बहुत देर गुजर गई। मुझे लगा कि मैं मर चुकी हूं। राबिया, राबिया, तुम अभी तक
घर नहीं पहुंचती हो? यहां खड़ी होकर क्या कर रही हो? लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली, बस मौत का इंतजार करने लगी थी। लेकिन आवाज एक दफा फिर से मेरे कानों से टकरा गई। राबिया, तुम्हें कुछ सुनाई भी देता है या नहीं? मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूं। अरे, ये तो सामल है। मैंने एकदम से आंखें खोल दी। मैं उसकी तरफ देख रही थी, आंखें फाड़े। वो एकदम से मेरे सामने आ गया, मुझे मुकम्मल इन्हिमाक से देखने लगा। हाय राबी, तुम्हारी ये प्यारी सी आंखें कैसे मुझे हर वक्त दीवाना बनाए रखती हैं। वो हमेशा की तरह पटड़ी से उतर रहा था। इससे पहले कि वो मजीद फैल जाता, मैंने उसे हाथ से पीछे धकेला और फिर तेज तेज चलती हुई बस्ती के पास चली गई। मैं बहुत जल्द अब्बा को तुम्हारे घर भेजूंगा। सामल की आवाज मेरे कानों से टकराई। हूँ, मुंह तो देख अपना, शक्ल देखी नहीं कभी और लगा है मुझसे शादी के ख्वाब देखने। मैं घर पहुंच गई थी। कच्चे मकानों पे मुश्तमिल ही बस्ती मछेरों की बस्ती कहलाती है, जिसमें सिर्फ मछेरे ही रहते हैं सिवाय सामल के। सामल मेरे ताया का बेटा एफए पास कराची जैसे बड़े शहर में एक छोटी सी नौकरी करता है और वो इन चंद हजार रुपयों पे बड़ा ही खुश है कि वो इन गंदी बू वाले मछेरों से मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ हो चुका है। मैं घर में दाखिल हुई। अम्मा की लाल पीली आंखें मेरी ही मुंतजिर थीं। वो मुझे देखते ही शुरू हो चुकी थीं कि इतनी देर कहाँ लगा दी है। मेरे पास वो सारे वाकयात मौजूद तो थे सुनाने के लिए, लेकिन मैंने चुप ही साध ली, क्योंकि अगर मैं अम्मा को वो सारी बातें बता देती तो वो मुझे कभी भी घर से बाहर जाने की इजाज़त ना देती। इसलिए मैंने यही कहा कि मैं अब्बा के साथ मछली जाल में फंसने का इंतज़ार कर रही थी। हाँ, तो तेरे बाप को यही बताया हुआ है, बल्कि 1000 दफ़ा कहा है कि इस काम को छोड़ के शहर की तरफ चल, कोई मेहनत मजदूरी ही कर ले ताकि 2 वक्त की रोटी तो सुकून से खा ले हम। लेकिन वो कहाँ मेरी बात सुनता है। अब सामल को ही देख लो, चलो इस बदबू से तो दूर ही है और 2 वक्त की रोटी भी बड़े सुकून से खा रहा है। अम्मा बोलती ही जा रही थी, क्योंकि ये उनकी पुरानी आदत थी कि अगर 3 से 4 दिनों तक मछली ना पकड़ी जाती तो फिर वो अब्बा को कोसने लग जाती थी। लेकिन जिस दिन जाल भर जाता तो वो इसी काम को सबसे अच्छा समझ लेती थी। अभी मैं अम्मा की ये सलाबातें सुन ही रही थी कि अब्बा कंधे पे जाल डाले, मुंह लटकाए, सर झुकाए घर में दाखिल हुए। मालूम हो चुका था कि आज भी कोई मछली जाल में नहीं फंसी है, इसलिए वो खामोशी से अम्मा के साथ बिछी हुई चारपाई पे जा बैठे। अम्मा एक दफा फिर से शुरू हो चुकी थी। सामल भी घर में दाखिल हो रहा था। उसकी फजूल तरीन नजरों से बचने के लिए मैं जल्दी से अपने घर के वाहिद कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती थी। अम्मा, अब्बा और सामल बहुत देर तक बातें करते रहे। सामल हमारे लिए खाना लेकर भी आया था। मैं इन बातों पे शदीद तपती थी कि अब्बा बार बार इनके एहसानात क्यों लेते हैं, जबकि सारा घर का बोझ तो खुद ही उठाया हुआ है। मैं सामल के लाए हुए खाने में से कुछ भी नहीं खा रही थी, बल्कि खाली पेट ही सो गई थी, ये सोचते सोचते कि हम मछेरों की भी क्या जिंदगी होती है कि बस इस बदबू में ही जिंदगी गुजार देते हैं और फिर मरकर इस समंदर में डूब जाते हैं, जहां इन मछलियों ही का दोबारा शिकार बन जाते हैं। सुबह मेरी आंख फजर की अजानों के वक्त ही खुली। सामल बाहर सहन में अब्बा के पास सोया हुआ था। ओह, ये घर क्यों नहीं गया। अब्बा भी जाग गए थे और मस्जिद जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी कि हमारे लिए भी रिज्क के वसीले बना दे। सुबह नाश्ते में सिवाय चाय के कुछ भी नहीं था। अब्बा ने 2 घूंट चाय के लिए और जाल को हस्बे मामूल कंधे पे डालकर समंदर की जानिब चल दिया। मैंने घर में झाड़ा पोंछा लगाया और फिर अम्मा के पास बैठी, जो बस्ती के साथ वाक़या गांव के वडेरे की बीवी के कपड़े ही कढ़ाई कर रही थी। एवज में हमें क्या मिलना था? समंदर का थोड़ा सा मजीद हिस्सा कि वहां पर अब्बा जाल लगा लिया करे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलना था। मैंने झाड़ू पोंछा लगाया तो अम्मा से पूछ के अपनी सहेली बिल्किस की तरफ चली आई। वो भी मेरी तरह एक मछेरे की बेटी है। हम दोनों ने 5वीं तक एक साथ ही पढ़ा, लेकिन फिर मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन बिल्किस मजीद पढ़ते पढ़ते 10वीं जमात पास कर गई
और आजकल घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। इसे किताबें पढ़ने का बेहद शौक है, इसलिए मैं अपनी टूटी फूटी उर्दू के बायस इससे कुछ आसानी से किताबें ले आती हूँ और फिर इन्हें दिन रात अम्मा से छुपा कर पढ़ती रहती हूँ। उसका घर मेरे घर से कुछ फासले पे है। उसके दादा भी एक मछेरे ही थे, लेकिन बिल्किस के वालिद ने यह काम नहीं किया, बल्कि वो कराची शहर में एक कपड़े की मिल में मुलाजमत करते थे। उनके घर का रहन सहन, उनका माहौल बड़ा अच्छा लगता था। मैं बिल्किस के घर गई तो वो किताबें लेकर बैठी हुई थी। मुझे बड़ी ही खुशी मिली। वो मेरे लिए एक गिफ्ट पेपर उठाकर लाई। मैं हैरान हो रही थी कि ये क्या है। वो कहने लगी, ये तुम्हारे लिए किताब तोहफा में लाई हूं। तुम्हारे लिए इससे बड़ा और कोई तोहफा नहीं है। मैंने उससे वो गिफ्ट पेपर लेकर उसका बहुत सा शुक्रिया अदा किया। फिर उसने मेरे लिए चाय बनाई। बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। शाम के वक्त मैं बिल्किस के घर से वापस आ गई, क्योंकि मुझे अब्बा के पास समंदर पे जाना था। ये वक्त मैं लाजमी तौर पर अब्बा के साथ ही गुजारती थी, ताकि उन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास ना हो कि उनका कोई बेटा नहीं है। दरअसल अब्बा पहले एक मल्लाह थे, लेकिन इस काम में कोई बचत ही नहीं थी। जब से लोगों ने बहरी सफर करना छोड़ दिया था, इसलिए अब्बा अब मछलियां पकड़ने का काम करते थे। असर की अज़ानें हो चुकी थी। जब मैं समंदर पे पहुंच गई, अब्बा को मैंने दूर से ही देख लिया था। वो आज भी हस्बे मामूल जाल लगाए बैठे थे, लेकिन जाल आज भी खाली था। मतलब आज फिर रात को भूखा सोना पड़ेगा। मेरे जहन में ये बातें चल ही रही थी कि एकदम से मेरे पीछे से आने वाले कुत्ते ने एकदम से मेरी टांग को खींच लिया। कुछ देर के लिए तो मेरी समझ में ही कुछ नहीं आया, लेकिन जब तक समझ में आया, कुत्ता मुकम्मल तौर पर मुझ पर हमला कर चुका था। मेरी चीखें इतनी शिद्दत से बुलंद हुई कि समंदर किनारे बैठे लोगों में से बहुत सारे लोग मेरी तरफ बढ़े। इससे पहले कि वो कुत्ता मुझे ज्यादा नुकसान पहुंचाता, किसी मेहरबान हाथों ने मुझे एकदम से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं गिरते गिरते बच गई। मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई थीं। खौफ के मारे मैं कुछ भी नहीं बोली थी। सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन खौफ के मारे मेरी आंखें बंद थी। किसी ने मेरे चेहरे पे पानी के छींटे मारे। मुझे कुछ होश आ गई थी। सबने मुझे घर भेजने की जिद की, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, इसीलिए अब्बा के पास ही जाऊंगी। मैं अब्बा के पास जाकर बैठ गई। उन्हें किसी बात की कुछ खबर न थी। जब उन्हें पता चला तो वो मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे। अब्बा, आज भी जाल खाली है? मैंने परेशान होते हुए कहा। अभी वो मुझे बताने ही लगे थे कि दूसरी तरफ से किसी को देखकर चुप कर गए। मैंने भी उनकी नजरों का ताक्कुब किया। दूसरी तरफ से एक नौजवान आ रहा था। देखने में तो वो भी मछेरा ही लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके हुलिया से ऐसा नहीं लग रहा था। वो अब्बा से हाथ मिलाते हुए मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ देख रहा था। चाचा, एक दिन की बात है, बहुत बड़ी मछलियां इस समंदर में आने वाली हैं। सुना है कि दूसरे ममालिक से बहुत माल आने वाला है। ओह, तो ये भी एक मछेरा ही है। मैं उसकी गुफ्तगू सुनकर कहने लगी, अच्छा बेटा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी भी अपने इलाके में नहीं देखा। अब्बा ने कुछ सोचते हुए जाल की डोरी को हिलाते हुए पूछा। हाँ चाचा, आप मुझे कैसे देख सकते हैं? मैं इस इलाके में नया आया हूं। यहाँ पे मेरे 2 जहाज चला करेंगे। वैसे मैं शहर कराची से हूं, लेकिन रोजी रोटी के लिए समंदर के किनारे एक घर बना कर रहूंगा, क्योंकि रिज्क की तलाश इंसान को क्या से क्या बना देती है। वो गहरे समंदर में होने वाली हलचल को महसूस करते हुए कहने लगा। एकदम से अब्बा की आवाज भी भारी हो गई, शायद खुशी के आलम में, क्योंकि जाल पहले से बहुत भारी हो गया था। अब्बा का हाथ हिलने लगा था। मैंने भी उस जाल को पकड़ने की कोशिश की। वाकई जाल बहुत भारी हो चुका था। वो नौजवान, जिसका नाम जाफर था, आगे बढ़ा और अब्बा के हाथ से जाल वाली डोरी पकड़ ली। जाल वाकई बहुत भारी हो चुका था। वो जाल को बड़े गौर से देख रहा था। फिर कहने लगा कि चाचा, खुदा ने तुम्हारी सुन ली है।
क्योंकि माल तुम्हारे जाल में आ गया है। खुशी के मारे अब्बा में जैसे कोई ताकत भर चुकी थी। वो खुशी के मारे उछल पड़े। जाल को जाफर खींच रहा था। जब उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें वाकई बहुत बड़ी मछली थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी और सेहतमंद मछली नहीं देखी थी। मछली को समंदर से बाहर निकाला गया। वो तड़प रही थी, एकदम से ठंडी हो गई। अब्बा का खुशी के मारे बुरा हाल था। मैं भी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जाफर कहने लगा, चलो भाई राबिया, जल्दी से घर जाओ और अपनी अम्मा को भी ये खुशखबरी सुनाओ। हम लोग इस मछली को फरोख्त करके पैसे लेकर आते हैं। मैं मछली को देखकर इतनी खुश हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे घर की तरफ बेतहाशा भागने लगी। मैं जिस अंदाज में भाग रही थी, देखने वालों को यही लग रहा था कि मैं कहीं रास्ते में ही गिर जाऊंगी। मैं आज जंगल वाले रास्ते से ही जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे घर जल्द अज जल्द जाना था। मैं जब जंगल के बीच में से गुजर रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई और भी है। मैंने डरते डरते जंगल को उबूर कर लिया, लेकिन उस साए ने घर तक मेरा पीछा किया। घर पहुंचकर सांसों को बहाल करते हुए मैंने अम्मा से कहा कि जल्दी से प्याज लहसुन काटो, हमारी सुनी गई है। अम्मा बहुत बड़ी मछली काबू आई है। वो इतनी बड़ी है कि आपको क्या बताऊं। खुशी के आलम में मैं बस बोलती ही जा रही थी। बड़े दिनों के बाद मैंने अम्मा को इस कदर खुश देखा था। वो भी जल्दी से तैयारी करने लगी। कुछ ही देर के बाद अब्बा उस मछली को लिए समंदरी ताजिर के पास गए। जाफर भी अब्बा के साथ ही था। उसकी बदौलत ताजिर ने अब्बा को मुंह मांगी रकम भी दे दी थी, जो 40,000 थी। ये रकम हम जैसे गरीबों के लिए बहुत बड़ी थी। वो पैसे लेकर घर आए। बहुत अच्छा खाना बना। फिर हम सब ने मिलजुल कर खाया। अब्बा ने इसी बहाने जाफर की एक किस्म की दावत ही कर डाली। मैं बड़ी हैरान थी कि किस तरह से ये जाफर हमारे घर में घुस आया है। मुझे तो वो एकदम से ही फ्रॉडिया लग रहा था, लेकिन अब्बा के आगे भला कौन बोल सकता है। खैर, खाना बड़े भरपूर तरीके से और बड़े दिनों के बाद खाया गया था। जाफर तो जा चुका था, लेकिन जाती दफा एक मोहब्बत भरी निगाह डाल के गया था। मेरे दिल की धड़कन ना जाने क्यों इतनी तेज हो गई थी। मैंने खाने के बाद बर्तन समेटे और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। किताब का एक सफ़ा ही बामुश्किल पढ़ा था कि नींद आ गई। शायद पेट भरा हो तो नींद भी बड़ी अच्छी तरह आ जाती है। मैं बहुत सोई, लेकिन फिर मेरी आंख खुल गई। मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में मसरूफ है, लेकिन मैंने ख्वाब समझते हुए आंखें बंद ही रखी। वो चक्कर बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी किताब एकदम से नीचे गिर पड़ी थी। मेरी आंखें तो फौरन खुल गईं। मैंने आसपास देखा। मेरे साथ वाली चारपाई पे अम्मा सुकून से सो रही थी। अब्बा बाहर सहन में थे। मेरी किताब मेरी चारपाई से दूर पड़ी थी, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि जो सफ़ा मैं दिन में पढ़ रही थी वो अभी तक खुला हुआ था। एकदम से मैं उछल कर बैठ गई, क्योंकि किताब गिरते वक्त तो कोई भी सफ़ा खुल सकता था। फिर यही क्यों? मैं हिम्मत करके उठी और उस किताब को उठाकर चारपाई पे रखा। मैंने आसपास देखा कि कोई मुश्तबा चीज़ तो नहीं जिसकी बिना पे हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, क्योंकि मेरे जहन में तो यही आया था कि आज हमारे यहाँ कुछ पैसे आए हैं, इसीलिए शायद चोर आ गए थे। मैं हिम्मत करके झट से उठी और अलमारी में जाकर देखा कहीं चोर हमारे पैसे तो नहीं ले गए। अलमारी खोली, पैसे मौजूद थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर मैं वापस अपनी चारपाई पे आ गई। अभी तो बहुत वक्त है सुबह होने में। मैं दोबारा से कंबल में घुसकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन आज की रात शायद नींद नसीब में ही नहीं थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमरे की छत पे खटाक से कोई चीज गिरने की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। ना जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं एक दफा छत पे जाकर देखूं तो सही कि क्या हुआ है, लेकिन इतनी हिम्मत मेरे अंदर कहां से आनी थी। मैंने सर तक कंबल खींच के ले लिया, फिर कान लगा के सुनने लगी कि ऊपर क्या हो रहा था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था। मेरे काफी देर तक जागने पे भी कोई शोर या आहट नहीं हुई, तो मैं सो गई। सुबह तक सब सुकून नहीं था।
कोई हलचल नहीं हुई थी। मैंने बाबा से कहा कि अब 2 दिन तक समंदर पे जाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन बाबा कहाँ, घर में आराम से बैठने वाले थे, इसलिए चुपचाप मुस्कुराते हुए एक नजर मुझ पे डालते हुए समंदर की तरफ जाल उठाकर चल दिए। अम्मा को साथ वाली बस्ती में किसी फौतगी में जाना था। वो मुझे दोपहर के खाने की हिदायत देकर चली गईं। मैंने दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लिया और घर में सफाई सुथराई में लग गई। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चल रहा था। दोपहर के खाने के लिए सब्जी बनाने के लिए बैठी तो दरवाजे पे अचानक से हल्की सी दस्तक हुई। पहले तो मैंने सुनी ही नहीं, लेकिन जब एक दफा फिर से दस्तक हुई तो मैं दरवाजे के पास गई। कौन? शुरू से ही ये आदत थी कि पहले पूछ कर ही दरवाजा खोला जाता था। मेरे पूछने पे एक दफा कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने फिर से पूछा, जी मैं जाफर, वो मुझे आपके अब्बा ने भेजा है कि 2 कप चाय के बना दें, क्योंकि आपके मेहमान आए हैं वहां समंदर किनारे। जी मैं अभी बना देती हूँ। मैंने पहले की तरह ही दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में 2 कप चाय बनाकर मेन दरवाजे को थोड़ा सा खोला, आगे ट्रे बढ़ा दी, लेकिन ट्रे आगे से कोई नहीं पकड़ी गई। मैंने कहा कि ये चाय ले लें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन मुझे ही सर बाहर निकाल कर उसे ट्रे पकड़ाना पड़ा। ट्रे पकड़ाते हुए मेरी उंगलियां उसके हाथों से मस कर गईं। वो एकदम से मेरी तरफ देखने लग गया। मैं झटके से एकदम से पीछे हट गई। वो बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गया, लेकिन मेरे दिल की धड़कन को अपने साथ ही ले गया था। मेरा दिल कहीं था ही नहीं। मैं हैरान थी कि ये एकदम से मुझे क्या हो गया है। मुझे अपना ये कच्चा घर बहुत ही प्यारा लगने लग गया था। मैं कमरे में चली गई। बिल्कीस की दी हुई किताब को बड़ी मोहब्बत से देखने लगी, जिसके एक सफ़ा पर लिखा था कि मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिले या ना मिले। तो क्या मुझे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूं, फिर ये सब कैसे हो सकता है? मैंने अपने दिल को समझाते हुए कहा, लेकिन ये एक नजर में मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैं तो इन बातों को मानती नहीं हूं, फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? ये बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी, लेकिन इस बात का जवाब मेरे पास नहीं था। मैं कमरे में ही बैठी रही। मुझे खाना पकाने की भी कोई होश नहीं थी। आज सुबह से ही कुछ हवा चल रही थी, इसलिए मैं किताब लेकर छत पे आ गई, जहां समंदर का नजारा आज पहली दफा मेरे दिल को लुभा रहा था। मैंने समंदर को आज जिंदगी में पहली दफा इतने इन्हमाक और गौर से देखा था। बहुत दूर से अब्बा मुझे नजर आ रहे थे। एक और आदमी उनके पास बैठा हुआ था और मैं एकदम से ये देखकर उछल पड़ी कि जाफर हमारे घर की तरफ ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। यकीनन वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मैं हर बात पे हैरान हो रही थी। वो मुस्कुराते हुए समंदर में पत्थर फेंक रहा था। मैं मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखने लगी। एकदम से मुझे दूर से अम्मा नजर आई। मैं सारे प्यार मोहब्बत को भुलाकर फौरन से नीचे आ गई। जल्दी से सब्जी बना के खाना बनाने लगी। साथ में ये दुआ करने लगी कि आइंदा कभी भी देर नहीं करूंगी। बस आज का दिन मुझे अम्मा के अजाब से बचा ले मेरे मालिक। वो कहते हैं ना कि कुछ घड़ियां बड़ी कबूलियत की होती हैं। बस मेरी भी दुआएं कबूल हो चुकी थीं। अम्मा काफी देर के बाद घर वापस आई। उनके हाथों में एक छोटा सा लिफाफा था। वो साथ ही किसी से कह रही थी कि बेटा ये यहां अंदर ही ले आओ। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा अपना ही घर है, फिक्र क्यों करते हो? मैं हैरान थी कि अम्मा सावल को तो कभी भी ये सब कुछ नहीं कह सकती, फिर अम्मा किसके साथ इतनी हमदर्दी से बोल रही हैं? कुछ ही देर के बाद जाफर हाथों में बड़े बड़े शापर उठाए अम्मा के पीछे पीछे घर में दाखिल हो रहा था। उसने मेरे बहुत करीब से गुजरते हुए हौले से मुझे सलाम किया, मुस्कुराहट का तबादला किया, फिर हौले हौले चलते हुए अम्मा के बताए हुए कमरे की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल इस जोर से धड़क रहा था कि बयान से बाहर था। जाफर के शॉपर रखते ही अम्मा ने नया हुक्म सादिर कर दिया कि जल्दी से चाय बनाओ। लेकिन वो कहने लगा कि खाला मुझे समंदर पे जाना है, क्योंकि आज चाचा के जाल में 4 बड़ी मछलियां फंसी हैं, बस उसका बेहतरीन सा सौदा करवाना है। वो ये कह रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि वो यहां से बिल्कुल भी ना जाए, लेकिन जाने वालों को भला कौन रोक सकता है? वो जा चुका था
लेकिन हमेशा की तरह अपनी खुशबू मेरे लिए छोड़ गया था। अम्मा ने मुझे यूं खोए हुए देखा तो डांट कर कहने लगी कि जल्दी से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने खाना दिया, लेकिन खुद कोई नहीं खाया। दिल नहीं चाह रहा था। शाम तक मेरा कोई काम करने को दिल नहीं किया। फिर बिल्किस के भाई की आज मेहंदी भी थी। बड़े दिनों से कार्ड आया हुआ था। मैं अम्मा के साथ तैयार होकर घर से जाने लगी। अम्मा ने अब्बा को बता दिया था कि देर हो जाएगी, इसलिए तुम दरवाजा बंद करके सो जाना। कपड़े तो उसी वक्त बना लिए थे जब पहली दफा वो बड़ी मछली मुंह मांगी कीमत के साथ बिकी थी। मैं शायद कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। अम्मा बार बार मुझे देखकर नजर उतारती जाती थी। सुर्ख रंग के लिबास में मैं वाकई बेहद हसीन लग रही थी। जब हम दोनों घर से बाहर निकली तो सांवल दूर से ही आ रहा था। वो भी बड़ा तैयार हुआ था। मुझे लगा शायद इसे अब्बा ने मेरी चौकीदारी के लिए साथ ही जाने का कहा है, लेकिन वो मुझे एक भरपूर नजर के साथ देखते हुए दूसरी तरफ चल दिया। मैं बड़ी ही बेफिक्री के आलम में अम्मा के साथ बिल्किस के घर ही की तरफ चल पड़ी। उनका घर बस्ती के बिल्कुल आखिर में था, इसलिए हमें जाने में कुछ वक्त लग गया, लेकिन दूर से ही उसके घर की सजावट दिल को बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जब हम उनकी बस्ती के करीब पहुंचे तो आंखें फटी की फटी रह गईं कि पूरे घर को निहायत खूबसूरती के साथ सजाया गया था। जब हम करीब पहुंचे तो जाफर भी एक तरफ से आ गया। वो तो किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था, या शायद जो दिल में रहते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं। वो सफेद लट्ठे के सूट में कंधों पे काली स्याह शॉल लिए बड़ी खूबसूरत चाल के साथ हमारी तरफ ही बढ़ रहा था। अम्मा भी उसे कुछ देर के लिए देखी गई, फिर कहने लगी कि तुम भी यहाँ दावत पे आए हो। जी खाला, ये मेरे दोस्त की ही मेहंदी है, हम लोग एक साथ ही कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे माँ बाप? अम्मा ने दूसरा सवाल कर दिया। वो कराची शहर में रहते हैं, जल्द ही इस बस्ती में आएंगे। ये जवाब मुझे देखते हुए दिया गया। मैं शर्माते हुए घर के अंदर चली गई। बिल्किस मुझे देखकर बहुत खुश हुई। पूरी रात ही आंखों में गुजर गई। वक्त का पता ही न चला कि नींद आई। रात के 3 बजे फंक्शन कहीं खत्म हुआ और हम लोग घर आने के लिए बिल्किस को कहने लगे तो वो कहने लगी कि जाफर भाई आप लोगों को छोड़ आते हैं। जाफर एक दफा फिर रात के उस पहर हमारे साथ आया। किस कदर खूबसूरत माहौल था। ये रात, ये तारे, आसमान, चांद, सब कुछ किस कदर हसीन था। वो दरवाजे तक साथ आया और कहने लगा कि कल शाम को मुझे नदी के पास मिलो। मैं शायद उसी किसी बात की मुंतजिर थी, इसलिए मुस्कुराते हुए मैं घर में दाखिल हो गई। अब नींदें मुकम्मल तौर पर उड़ चुकी थी। सुबह तक मैं जागती ही रही। बारात के साथ सिर्फ मुझे और अब्बा को जाना था, इसलिए मैं 11 बजे के करीब उठकर तैयार हुई, नाश्ता किया और फिर बिल्किस की तरफ सांवल छोड़ आया। वो रास्ते में कोई बात करना चाहता था, लेकिन फिर मेरे मूड को देखते हुए चुप रहा, कोई बात नहीं की। मैंने भी शुक्र किया कि उसने कोई बात नहीं की। अब्बा को एकदम से कहीं से कोई कॉल आ गई, इसलिए अब वो नहीं जा रहे थे, इसलिए मजबूरी के तहत सांवल को साथ जाना पड़ा। बड़ी कोई मुसीबत है सच्ची, ये हर जगह मेरे साथ साथ रहता है मेरी चौकीदारी करने के लिए। खैर, अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। सो मैं बर्दाश्त कर रही थी। हम लोग बारात लेकर दूसरे गांव में गए थे। बड़ा अच्छा इंतजाम था सारा। तकरीबन असर के वक्त हम लोग वापस आ गए। मुझे जाफर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं बहुत बेचैन हो रही थी, लेकिन मेरे घर वापस आने पे मैंने उसे नदी के पास देखा था। मतलब वो वहां मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन अब मैं वहां जाऊं कैसे? हाय अल्लाह, कोई मौजिज़ा ही कर दे। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना। अब्बा समंदर से वापस आ रहे थे, बेहद खुश। मुझे देखकर कहने लगे कि जानती हो, आज 5 लाख का सौदा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा। अब अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा, लेकिन शादी के नाम पे हमेशा दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। आखिरकार अब्बा ने खुद ही कह दिया कि ओहो, मैं तो अपनी चादर वहीं पे भूल आया हूं। अच्छा राबी, जाओ वो चादर उठा लाओ। बस मुझे और क्या चाहिए था। मैं भागती हुई समंदर की तरफ चली गई, लेकिन वहां तो अब्बा की चादर थी ही नहीं।
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو صحیح لیکن وہ مجھے کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ میں مایوسی کے عالم میں گھر کی طرف چل پڑی، لیکن ایک دم سے میرے قدم ندی کی جانب چل پڑے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں ابھی ندی سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی کہ ابا کی چادر مجھے ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی نظر آ گئی۔ میں بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئی اور چادر کو اتارنے لگی، لیکن چادر کی پچھلی طرف سے جعفر نکل آیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا، بدلے میں بھی مسکرانے لگی۔ جب کافی دیر اسی تبادلے میں گزر گئی تو میں نے کہا کہ ابا کی یہ چادر لے جاؤ، لیکن میری ایک بات تو سن لو۔ میں تم سے بہت پہلے سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے علم نہیں ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنی جگہ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم میرے دل و دماغ میں سرایت کر گئی ہو۔ میں چاہتے ہوئے بھی تمہیں اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ ابھی میں بھی شاید اس کی بات کا کوئی جواب دے دیتی، لیکن میں چپ ہی رہی، کیونکہ قریب ہی کہیں پتوں کی سرسراہٹ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں خاموشی کے ساتھ واپس آنے لگی اور مڑ کر ایک محبت بھری نگاہ جعفر پہ ڈال دی۔ وہ بھی جواب میں مسکرانے لگا۔ میں ندی سے کچھ آگے نکل آئی تھی کہ اچانک ہی سانول اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ مجھے کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، لیکن وہ ڈٹ کر میرے راستے میں کھڑا رہا۔ اس کے ساتھی بھی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں میرے راستے میں آئے ہو؟ کیوں تم اس سے چھپ چھپ کر ملتی ہو؟ سانول یقینی طور پر جعفر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیوں تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ میں نے جوابی سوال کر دیا، کیونکہ میری بات تو تم سے طے ہے اور یہ بچپن کا معاملہ ہے۔ بہت جلد ہماری شادی ہو جانی ہے، پھر دیکھوں گا تمہیں یہ اکڑ کیسے نکلتی ہے۔ وہ بڑے غصے میں سب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھا اور دوسری طرف سے جانے لگی کہ اس کا ایک نہایت عجیب و غریب سا دوست میرے طرف بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے غصے کے مارے برا حال تھا۔ وہ لڑکا مجھے کھینچ کر دوسری طرف لے جانے لگا۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جب میں چیخ رہی تھی تو ایک زبردست سا گھوسا اس لڑکے کے منہ پہ پڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے ایک طرف کو گرنے لگا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں خوف زدہ سی ہو کر ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں لڑکے میری طرف بڑھے، لیکن پھر ان کے منہ پہ بھی باری باری گھونسے پڑنے لگے، لیکن مارنے والا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسی ہوائی لڑائی ہو رہی تھی؟ میں ششدر سی کھڑی تھی۔ ابھی اپنے دوستوں کی یہ حالت دیکھتے ہوئے بھی سانول آگے بڑھنے سے باز نہیں آیا اور میری طرف بڑھتے ہوئے میرے بازو کو کھینچ کر گھر کی طرف لے جانے لگا۔ میں مزاحمت کر رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے دوپٹے کا ایک پلو پھٹ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوپٹہ ایک طرف کو گر پڑا۔ میں نے بد دعائیں دینا شروع کر دیں، لیکن میرے آنسو گرنے کی دیر تھی کہ سانول کی اس قدر زور سے پٹائی ہوئی کہ وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس کے سر میں شدید چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اچانک سے جعفر میرے سامنے آ گیا۔ میں خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ میری طرف بڑھا اور ایک انگلی سے سانول کو اٹھا کر سمندر کے کنارے لگی ایک کشتی کو سیدھا کرتے ہوئے اس میں اس کو بے ہوش کر کے ڈال دیا۔ میری آنکھیں مکمل طور پہ کھل گئی تھیں کہ یہ سب کیا ہے، جعفر کون ہے اور کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ رابی گھر چلو، میں ان کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے بھاگتے ہوئے گھر کی راہ لی، کیونکہ میں اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ جعفر انسانی مخلوق نہیں ہے۔ رابی جلدی جاؤ، لیکن میری کچھ دیر بھاگنے کے ساتھ ہی میرا گھر آ گیا تھا۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ کہاں اتنی دور میرا گھر اور کہاں یہ۔ خیر میرا سانس ابھی بحال ہو چکا تھا۔ میں نے گھر جاتے ہی چادر ابا کے حوالے کی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی جب میں نے صحن کے وسط میں جعفر کو چائے پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ابا سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ میں سیدھی کمرے میں جانے لگی تو اماں کہنے لگی کہ یہ برفی کھاؤ اور آؤ تم بھی چائے پی لو، کیونکہ آج کا سودا بھی بڑا ہی کامیاب رہا ہے۔ میں اچھی طرح سے جان چکی تھی کہ کس کی وجہ سے میرے ابا کے سودے اتنے اچھے ہو رہے تھے۔ یہ جعفر جنزاد ہے اور یہ سب کچھ میرے لیے کر رہا ہے۔ میں اس بات کو مکمل طور پہ سمجھ چکی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے یہ خیال آیا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا جس میں میل ملاپ ہی نہ ہو۔
میں نے بہت مایوس دل کے ساتھ اپنی اماں سے کہا کہ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا کچھ کھانے پینے کو۔ میرے اس جواب پہ جعفر بھی پریشان ہو گیا، وہ بھی چائے چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اچھا خالہ، کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اب چلنا چاہیے، وہ بے دلی سے کہہ رہا تھا۔ ارے بیٹا، ایسے کیسے جاؤ گے، ابھی کچھ دیر اور تو بیٹھو۔ لیکن وہ چلا گیا یہ کہتے ہوئے کہ اس نے آج رات کراچی بھی جانا ہے۔ اوہو، کتنے جھوٹ بولے گا، کہیں نہیں جائے گا، یہیں پہ رہے گا، بس میرے سامنے سارے ڈرامے کرتا پھر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ واقعی اٹھ کر چلا گیا۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہی گئی۔ وہ دروازے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ کچھ بھی ہو، بے انتہا محبت تم سے کرنے لگا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی روشنی تھی جس کو میں بہت واضح انداز میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے چلا گیا۔ میں اس کے جانے کے بعد اپنے بستر میں لیٹ گئی، پھر کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اماں کافی دیر کے بعد میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ رابی، کھانا کھا لو۔ بیٹی، آج ساتھ والے گاؤں میں سے شادی والا کھانا آیا ہے۔ نہیں اماں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اماں میرے قریب آئیں اور کہنے لگی کہ ارے تمہیں تو بڑا ہی تیز بخار ہے۔ پھر اس کے بعد میرے لیے چائے بنا لائیں، ساتھ میں ایک گولی بھی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آج جو کچھ بھی ساول نے کیا تھا، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر سب کو بتاؤں، لیکن پھر اپنی عزت کی وجہ سے چپ ہی رہی کہ کیوں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی عزت کی دھجیاں اڑاتی پھروں۔ میں بستر میں ہی لیٹی رہی، مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ جعفر بھی صبح تک ایک دفعہ بھی نہیں آیا تھا۔ کوئی خواب میں ہی ایک دفعہ مجھے مل جاتا، لیکن اس کا تو کہیں کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ صبح تک میرا بخار کچھ کم ہوا تو میں اٹھ کر گھر کے کام کرنے لگی، لیکن اماں نے ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ کام ہوتے رہیں گے، تم آج بس آرام کرو۔ ویسے بھی میرا اپنا دل بھی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو۔ شام تک اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میرا دل بہت بے چین ہونے لگا تھا کہ ایک دفعہ بس وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے، میں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 دن گزر گئے، کچھ خبر نہ تھی۔ میرا بخار بھی شدید ترین ہو رہا تھا۔ اماں بھی اسے دن میں کئی کئی دفعہ یاد کر لیتی تھی۔ ابا اس وقت بستی کے سب سے طاقتور اور مالدار مچھیرے بن چکے تھے، کیونکہ اب تو ایک دن میں ہی 5 لاکھ کا سودا ہونے لگا تھا۔ جعفر کو ہمارے گھر آئے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ماہ کے عرصے میں ابا سب سے امیر مچھیرے بن گئے تھے۔ بستی سے بہت دور ہمارا بڑا شاندار سا گھر بن گیا تھا۔ ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے۔ اب کوئی بھی ہمیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم کوئی غریب سے مچھیرے ہیں۔ بڑے امیر لوگوں کے گھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے، لیکن کچھ بھی تھا، میرے لیے جعفر سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھی سمندر کو بڑے قریب سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہاں سے سمندر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اس کی لہریں میرے اندر ایک ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ ایک شام میں کھانا کھانے کے بعد کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی۔ مجھے ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے جعفر نظر آ گیا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ وہ میری طرف ہی بڑھنے لگا، پھر ایک دم سے میرے کمرے میں آ گیا۔ میں ڈر گئی، لیکن وہ کچھ نہ بولا، بس اسی کشتی میں مجھے سوار کروا کے دوسرے کنارے کی طرف جانے لگا۔ میں گھبرا چکی تھی، لیکن میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کیونکہ مجھے نہ جانے کیوں اس پہ مکمل بھروسہ تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کی ایک انجانی منزل کی طرف لیے جا رہا تھا۔ میں چپ چاپ سی اس کے ساتھ سوار بنی، کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب کشتی پورے سمندر کو عبور کرتے ہوئے دوسرے کنارے کے ساتھ جا لگی تو اس نے مجھے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ کوئی اور ہی سرزمین تھی، جہاں کی ہریالی اور خوبصورتی میری آنکھوں کو بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ میں پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ یہ میری سرزمین ہے، آؤ میں تمہیں یہاں کی سیر کرواتا ہوں۔ تم مجھ سے نہ تو ڈرنا اور نہ گھبرانا۔ میں تمہارے اس تایا ذات کی طرح ہرگز نہیں ہوں جو تمہیں دھوکہ دوں گا۔ میں تو تمہارے ساتھ پوری عمر بتانا چاہتا تھا، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بات کو مکمل کیے بنا ہی وہ چپ چاپ مجھے اپنے ساتھ ایک نہایت خوبصورت جھنڈ والے جنگل میں لے گیا۔ لیکن یہ کوئی جنگل جانوروں والا جنگل نہیں تھا،
बल्कि ये तो एक खूबसूरत सा जंगल था जिसमें तकरीबन हर तरह के फल फूल शामिल थे। तकरीबन हर तरफ इस अंदाज के फूल थे कि जिनकी खुशबू चार सू फैली हुई थी। उनकी खुशबू हर सू फैली हुई थी। मेरा जहन मुकम्मल तौर पर मुअत्तर हो चुका था। दिल तो यही चाह रहा था कि यहां से कभी भी कहीं न जाऊं, बल्कि यहां पे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। मैं न जाने वहां कितना ही वक्त खड़ी रही कि जाफर मुझे बहुत इन्हेमाक से देखता रहा। फिर जब मैं खुद ही होश की दुनिया में आई तो कहने लगा कि आओ मजीद आगे की सैर करवाता हूं। हम उस जंगल से बाहर निकले तो अंगूरों की बहुत बड़ी बड़ी सी बेलें और दीवार के साथ साथ बढ़ती हुई ऊपर बहुत ऊपर जा रही थी। कोई जल्दी से आया, एक बड़ा सा ट्रे उठाए हमारी तरफ बढ़ा जिसमें तरह तरह के मेवाजात शामिल थे। मैं उनको उठा उठा कर खा रही थी। किस कदर मजा था उन मेवाजात का कि मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। फिर दो निहायत खूबसूरत परियां आई मेरे लिए निहायत खूबसूरत लिबास लेकर। मैंने वो लिबास ज़ेबतन किया। शायद उस लिबास की खूबी थी या जाफर की मोहब्बत का असर कि मैं वाकई किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। वो मुझे देखे जा रहा था। फिर वो मुझे एक शाही तख्त के पास ले गया जहां निहायत शफीक शक्लों वाले दो बुजुर्ग बैठे हुए थे। एक मलिका और दूसरा बादशाह था। ये दोनों मेरे वालिदैन हैं। मैं तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो भी मुझसे मिलकर बड़े खुश हुए। जाफर पहले ही मेरे बारे में सब कुछ बता चुका था, इसलिए किसी को भी कोई मुश्किल पेश ना आई। अभी वो मुझसे कोई बात करने ही लगे थे कि अचानक ही तेज और तुंद आंधियां चलने लगी। मेरे कपड़े जैसे कागज के बने हुए हो वो बुरी तरह उड़ने लगे थे। मेरे लिए वहां खड़े रहना भी बहुत मुश्किल हो गया था। एकदम से मेरे सामने ही निहायत बदसूरत शक्ल की दो बहुत बड़े कद वाली जिनजादियां नमूदार हो गईं। उनके नोकीले दांत जिनमें से खून रिस रहा था, उनके छह छह हाथ जिनसे वो मुख्तलिफ काम करती हुई नजर आ रही थी। उनके निहायत लंबे बाल मेरी बस्ती के बराबर थे, शायद क्योंकि मुझे उनके बालों का आखिरी सिरा तो नजर ही नहीं आ रहा था। मैं एकदम से उनसे खौफजदा होकर एक कोने से जा लगी। जाफर के इशारे पे दो जिनजादियां मुझे एक निहायत आलीशान कमरे में ले गईं और कहा कि ये जाफर का कमरा है। उसका कमरा बहुत ही खूबसूरत और आलीशान था। जा बजा फूलों के हार लटक रहे थे जिनकी खुशबू बहुत ही भली मालूम हो रही थी। वो मेरे साथ ही वहां रही। बाहर क्या हुआ मुझे कुछ भी इल्म नहीं। काफी देर गुजर गई। फिर जाफर के वालिदैन कमरे में आए और मेरे पास बैठ गए। जाफर भी आ चुका था। उसके एक इशारे पे वो दोनों जिनजादियां बाहर चली गई थी। जाफर के वालिद कहने लगे कि तुम्हारे बारे में हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुरान के मुताबिक हम नारी और तुम खाकी मखलूक हो। इन दोनों का कोई जोड़ नहीं है। दूसरे लफ्जों में तुम लोगों की कभी भी शादी नहीं हो सकती। जाफर और मैंने एक साथ सर्द आह भरी। ये जाफर है हमारा बेटा, और बाहर जो वो जिनजादी आई थी वो इसकी मंगेतर है। ये इससे शदीद नफरत करता है, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि अगर हम इससे रिश्ता खत्म करते हैं तो अल्लाह ने हमारे अंदर जो इंसानों से हमदर्दी का एक जज्बा रखा हुआ है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटी तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे बाबा के लिए जो कुछ जाफर ने किया ये हमेशा करता रहेगा। इसमें ये कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है। मेरी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। अगर मजहब इस शादी की इजाजत देता तो कुछ भी करके मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाता, लेकिन अब बहुत मजबूरी है। राबिया बेटी, मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जाफर मुझे पहले की तरह छोड़ने के लिए कश्ती में सवार हो गया। मैं बड़े उदास दिल के साथ घर वापस आ गई। ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन सफर था, जिसमें दायमी जुदाई थी। आज भी मेरे बाबा का कारोबार बहुत जबरदस्त है। सावल का काफी अरसा तक तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो तकरीबन 4 साल बाद वापस आया और उसने खुद मुझसे शादी से इनकार कर दिया। वो किसी बैरून मुल्क चला गया। अब्बा की वफात के बाद मैंने शादी कर ली थी। आज मैं सारा कारोबार देख रही हूँ। अपनी ही बरादरी के एक शख्स के साथ शादी कर ली, बस अम्मा के कहने पे। अच्छी जिंदगी बसर हो रही है, लेकिन वो जाफर का साथ आज तक नहीं भुला सकी। उसके साथ गुजारे हुए सारे लम्हात
صدیوں پہ محیط یادوں کی مانند ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔